हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अनमोल है। दोस्तों, आज हम बंगाल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जो औरंगजेब था वो भारत का आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर कब्जा था। लेकिन औरंगजेब के बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये संपूर्ण भारतवर्ष पर इनका कब्जा नहीं रहा और ये राज्यों में बंटना शुरू हो गया। जैसे औरंगजेब के समय ये संपूर्ण भारतवर्ष है, लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर मुगलों का कब्जा था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य राज्यों में बंटना शुरू हो गया और इनके अलग अलग क्या हुए, नवाब हुए। ऐसे ही था, कोई राज्य बंगाल, कोई अवध, कोई मैसूर, कोई पंजाब। तो आज हम बंगाल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बंगाल का नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में जाहिर सी बात आ रहा होगा कि ऐसी स्टेट जिसकी सीएम ममता बनर्जी हैं। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन बंगाल राज्य इससे भी कई ज़्यादा गुना अधिक बड़ा था। बंगाल जो राज्य था उसमें आज का जो बिहार है वो भी इंक्लूडेड था। आज का बिहार भी था उसमें, प्लस जो आज का उड़ीसा है वो भी उस टाइम बंगाल का हिस्सा था, और जो आज का बांग्लादेश है वो भी उस समय बंगाल का हिस्सा था। और इसके अलावा जो आज हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल है वो भी क्या था, बंगाल का हिस्सा था, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, बंगाल इतना बड़ा था, इसमें बिहार भी था, इसमें उड़ीसा भी था, इसमें बांग्लादेश भी था और इसमें आज का वेस्ट बंगाल भी था। तो दोस्तों, बंगाल इतना ज़रूरी क्यों था सभी के लिए? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बंगाल जो था ये एक धनी प्रांत था। धनी प्रांत मतलब यहाँ पे काफ़ी अमीर अमीर लोग रहते थे और यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ थी। वो क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी भी बहती है यहाँ से, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। और आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ डेल्टा बंगाल में ही बनाती हैं। इसलिए इन नदियों के कारण ही बंगाल की भूमि क्या थी, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। और तीसरा कारण ये था कि जो बंगाल था ये समुद्र के साथ लगा हुआ राज्य था, तो इसलिए यहाँ से व्यापार करना काफ़ी आसान था। इसलिए सभी को अट्रैक्ट करता था बंगाल। तो दोस्तों, जो बंगाल है उसमें फारूक सियार ने औरंगजेब के बाद एक सूबेदार नियुक्त किया जिसका नाम होता है मुर्शिद कुली खां। फारूक सियार ने, जो उस टाइम मुगल बादशाह था औरंगजेब के बाद, ने एक सूबेदार नियुक्त किया बंगाल का जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, मुर्शिद कुली खां। अब दोस्तों, फारूक सियार कौन है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। ये एक मुग़ल बादशाह था जो औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा था। इसने दोस्तों एक शाही फरमान जारी किया था जिसमें इसने अंग्रेज़ों को कहा था कि आप मुझे साल के सिर्फ 3000 रुपये देंगे और उसके बदले आप बंगाल और सूरत वाले इलाके में फ्री व्यापार करेंगे, आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसने एक दस्तक जारी किया, उस पास को क्या कहा गया, दस्तक, जिस पास का यूज़ करके अंग्रेज फ्री ट्रेड करेंगे बिना टैक्स दिए हुए। तो दोस्तों, फारूक सियार ने एक सूबेदार नियुक्त किया मुर्शिद कुली खां, कहाँ, बंगाल में। तो दोस्तों, इससे एक बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल राज्य की स्वतंत्र स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां, कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल राज्य की क्या की, स्वतंत्र स्थापना की। और मुर्शिद कुली खां से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसने बंगाल की राजधानी ढाका से चेंज की। ढाका जो कि आज की बांग्लादेश की राजधानी है, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से चेंज की और कहाँ कर दी, मुर्शिदाबाद। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली खां से अभी दो क्वेश्चन बने हैं कि बंगाल राज्य की स्वतंत्र स्थापना किसने की, तो उसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। और किसने बंगाल की राजधानी ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद की, इसका भी आंसर क्या होगा, मुर्शिद कुली खां। तो फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खां को सूबेदार नियुक्त किया, किसका, बंगाल का। अब सूबेदार का मतलब क्या है? सूबेदार इसने नियुक्त किया कि तुम मुझे बंगाल राज्य से रेवेन्यू देते रहोगे, लेकिन तुम बंगाल राज्य के हेड होगे। जो भी रेवेन्यू आएगा तुम मुझे दोगे, उसके बदले में तुम बंगाल राज्य के क्या हो, हेड हो। रेवेन्यू मतलब टैक्स देता रहेगा ये, या पैसे देता रहेगा मुगल बादशाह को बंगाल के बदले।
तो दोस्तों मुर्शिद कुली के बाद जो दूसरा व्यक्ति गद्दी पर बैठा बंगाल की, उनका क्रम अभी मैं लिख रहा हूँ। मुर्शिद कुली खान के बाद जो दूसरा व्यक्ति गद्दी पर आया उसका नाम था शुजाउद्दीन। ये बस आपने नाम ही याद रखने हैं, इनसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। शुजाउद्दीन के बाद गद्दी पर बैठा सरफराज जंग। और सरफराज जंग के बाद गद्दी पर आया कौन? अलवर्दी खान। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अलवर्दी खान। तो दोस्तों एक बार मैं क्रम को दोहरा देता हूँ। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन गद्दी पर आया, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज जंग, और सरफराज जंग के बाद आया जो बंगाल की गद्दी पर बैठा वो था अलवर्दी खान। अलवर्दी खान से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछे कि किसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते के साथ की, तो उसका आंसर होगा अलवर्दी खान। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज़ देखो फ्री ट्रेड कर रहे थे बंगाल में, और ये बंगाल के हेड थे सभी, लेकिन ये अंग्रेज़ों को कुछ भी नहीं कह रहे थे। ये बोल रहे थे इनसे हमने पंगा नहीं लेना, इन्हें करने दो जो करते हैं। खटक अंग्रेज सभी को रहे थे, लेकिन बोला कोई नहीं। अलवर्दी खान ने कहा अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते के साथ की, क्योंकि इसने कहा है अंग्रेज़ मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, अगर मैं हाथ डालूंगा तो मुझे ही उल्टा नुकसान होगा, ये जैसा है वैसे ही इन्हें रहने दो। तो अलवर्दी खान की दोस्तों आगे एक बेटी होती है, इसकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम होता है अमीना बेगम। और दोस्तों एक चीज़ और, अलवर्दी खान ने जो ये मुर्शिद कुली का रेवेन्यू देता था बंगाल का किसे, मुगल सम्राट को, अलवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए मुगल सम्राट को दिए, जो भी मुगल बादशाह था उस टाइम, कि ये 2 करोड़ रुपए तुम रखो, अब मैं तुम्हें आज से बंगाल राज्य का कोई भी रेवेन्यू नहीं दूंगा, इस पे सिर्फ मेरा ही हक होगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अलवर्दी खान की जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था अमीना बेगम का ही बेटा था सिराजुद्दौला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप सभी ने सुना ही होगा, सिराजुद्दौला सन 1756 में बंगाल का नवाब नियुक्त होता है या बनता है। सिराजुद्दौला सन 1756 में बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ। अब सिराजुद्दौला के बारे में खास बात क्या है कि देखो, इसे अंग्रेज़ों का बंगाल राज्य में व्यापार करना बिना टैक्स दिए हुए अच्छा नहीं लगा। खटक तो इन सभी की आंखों में रहा था, लेकिन इसने उसका क्या किया? विरोध कर दिया। और एक चीज़ और, अंग्रेज़ों ने कलकत्ता शहर जो था उसकी किलेबंदी शुरू कर दी। अब कलकत्ता की किलेबंदी का क्या मतलब है? किलेबंदी का मतलब है दोस्तों, जैसे कि समझो ये एक बस्ती है जिसमें अंग्रेज रहते हैं, ये अंग्रेज रह रहे हैं। अब जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ अंग्रेज़ों ने किला बनाना शुरू कर दिया। जहाँ ये रह रहे थे वहाँ क्या बनाना शुरू कर दिया? किला बनाना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि बंगाल का नवाब मैं हूँ, ये मेरा राज्य है, और ये मेरे राज्य में किला कैसे बना सकते हैं मुझसे बिना पूछे। तो इसने सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का क्या किया? विरोध किया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का क्या किया? विरोध किया, और अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उस पर कब्जा कर लिया। कासिम बाज़ार में अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री थी, उस पर सिराजुद्दौला ने कब्जा किया, प्लस कलकत्ता से भी अंग्रेज़ों को भगा दिया। इसने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से भगाया। कासिम बाज़ार की फैक्ट्री जो थी उस पर कब्जा कर लिया, और कलकत्ता से भी अंग्रेज़ों को बुरी तरह भगाया। और जब अंग्रेज़ भागे तो अंग्रेज़ों ने शरण कहाँ ली? फुल्टा द्वीप में। फुल्टा द्वीप दोस्तों आपने याद रखना है, फुल्टा द्वीप। जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार की फैक्ट्री और कलकत्ता पर कब्जा किया तो अंग्रेज़ों ने कहाँ जाके शरण ली? फुल्टा द्वीप। और ये फुल्टा द्वीप था बे ऑफ बंगाल में। ये दोस्तों आपने याद रखना है, फुल्टा द्वीप कहाँ था? बे ऑफ बंगाल में। मैं एक बार दोबारा दोहरा दूं, अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की क्या की? दुर्गबंदी, किलेबंदी करना शुरू कर दी। सिराजुद्दौला को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है नवाब था बंगाल का हेड था। तो इसने क्या किया? अंग्रेज़ों पर हमला किया और उनकी कासिम बाज़ार की जो फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया, प्लस कलकत्ता से भी अंग्रेज़ों को भगा दिया। इसके बाद दोस्तों अंग्रेज़ों ने कहाँ शरण ली जब वो भागे यहाँ से? फुल्टा द्वीप में। फुल्टा द्वीप कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में।
बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद दोस्तों अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के साथ पंगा ले लिया था। तो दोस्तों इसी समय में अभी मैंने आपको बताया 1756 की बात है। 1756 में सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अब देखो इसी टाइम पे तो कर्नाटिक वॉर्स क्या हुए थे, एंड हो गए थे या चल रहे थे कर्नाटिक वॉर्स। तो जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो थी इस समय कर्नाटक में। तो कर्नाटक से लॉर्ड क्लाइव को कहाँ बुलाया गया, बंगाल में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला ने हमारे साथ लड़ाई की या हमें बुरी तरीके से मारा। तो लॉर्ड क्लाइव आता है फिर मद्रास से। लॉर्ड क्लाइव जब मद्रास से आएगा तो इनके बीच में एक युद्ध होगा, एक छोटा सा युद्ध होगा, जिसमें अंग्रेज़ जो हैं वो सिराजुद्दौला पे भारी पड़ेंगे और अंग्रेज़ दोबारा से कलकत्ता पर कब्जा कर लेंगे। और इस युद्ध में होगी ट्रीटी ऑफ अलीनगर की संधि। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो लॉर्ड क्लाइव आता है, एक छोटा सा युद्ध होता है इन दोनों के बीच में और अंग्रेज इसमें हावी रहते हैं सिराजुद्दौला पर। और फिर होती है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में दोस्तों मुख्य बात ये थी कि अंग्रेज़ों ने कहा, ये समझौता हुआ कि अंग्रेज जो बंगाल वाला इलाका है, बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देंगे। क्या करेंगे, टैक्स फ्री ट्रेड, प्लस कलकत्ता शहर की किलेबंदी करेंगे, जिसके लिए इसने रोका था। अब ये ट्रीटी में समझौता हो गया इन दोनों के बीच में कि ये किलेबंदी भी करेंगे या दुर्गबंदी भी करेंगे। ये किलेबंदी करेंगे प्लस एक चीज़ और बंगाल में जहाँ इनका मन होगा वहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, कोई इन्हें रोकेगा नहीं। तो दोस्तों ट्रीटी ऑफ अलीनगर में क्या हुआ, एक समझौता हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों को टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति मिल गई, प्लस उन्होंने कहा कि हम कलकत्ता शहर की किलेबंदी करेंगे, प्लस बंगाल में हमारा जहां मन होगा वहां पे फैक्ट्रीज लगाएंगे। अब दोस्तों सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के पीछे तो बुरे तरीके से पड़ा था, लेकिन वो उल्टा उनसे जब अंग्रेज़ उस पर हावी रहे तो ये संधि कर ली, और ये संधि उसे काफ़ी ज़्यादा खटकी, उसके दिमाग को। देखो दोस्तों वो बंगाल का क्या था, नवाब था, उसे जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा कि वो उस बंगाल राज्य का हेड है और उसके अनुमति के बिना अंग्रेज़ वहाँ पे बिना टैक्स के व्यापार करेंगे, कोई भी टैक्स नहीं देंगे, प्लस जहाँ उनका मन होगा फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। अब बात आ गई थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। समझौता तो उसने कर लिया, लेकिन बात थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो इसी चक्कर में दोस्तों फिर बाद में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध होगा जो कि बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। हद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों हुआ 23 जून सन 1757 में, 23 जून 1757 में। दोस्तों ये भागीरथी नदी के किनारे युद्ध कुछ मिनटों तक ही चला। अगर आपसे पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी किस नदी के किनारे हुआ, तो आप बोलेंगे भागीरथी नदी के किनारे। बैटल ऑफ प्लासी हुआ सन 23 जून 1757 में, और ये भागीरथी नदी के किनारे कुछ मिनटों तक ही चला। अब दोस्तों सिराजुद्दौला जो था उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। इसकी सिराजुद्दौला की जो मौसी थी उसका नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम इसकी मासी का नाम था। ये सिराजुद्दौला के क्या थी, खिलाफ थी। और वहाँ के जो रिच मर्चेंट थे, जो अमीर व्यापारी थे, वो थे आमीन चंद, ये पंजाब का एक व्यापारी था, और जगत सेठ, ये वहाँ का क्या था, एक बैंकर था, और एक कादिम खान था जो इसकी सेना का प्रमुख था, कादिम खान। दोस्तों ये नाम आप बुक से एक बार देख लेना। तो दोस्तों ये मीर जाफर जो था ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मासी थी, अमीन चंद वहाँ का एक व्यापारी था बंगाल का बहुत ही बड़ा, जगत सेठ एक बैंकर था बंगाल का ही, और कादिम खान कौन था, इसकी जो सेना थी उसका प्रमुख था। दोस्तों अंग्रेज़ों ने इन सभी लोगों को अपने तरफ कर लिया। ये सभी लोग सिराजुद्दौला के खास व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें अपनी तरफ कर लिया और इन्होंने सिराजुद्दौला को क्या दिया, धोखा दिया।
कब? बैटल ऑफ प्लासी में, जो 23 जून सन 1757 को हुआ। भागीरथी नदी के किनारे चला और ये कुछ मिनटों तक चला। कुछ मिनटों तक इसलिए चला क्योंकि जो सभी सिराजुद्दौला के खास व्यक्ति थे वो ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ कर लिए थे, जबकि सिराजुद्दौला को इसकी भनक बिल्कुल नहीं थी। और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला जैसे ही मैदान में उतरा, उसने देखा कि उसकी तरफ तो कोई भी नहीं है, उसकी खुद की सेना उसकी तरफ नहीं है, और एक कुछ समय तक चला। अब जो मीर जाफ़र होता है, ये सिराजुद्दौला को युद्ध में बोलता है कि मालिक, कि नवाब, हम हार रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए, युद्ध छोड़ के चले जाइए, आपका बचना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, आप बचे रहेंगे तो हम दोबारा से अंग्रेज़ों के साथ लड़ लेंगे। ये मीर जाफ़र की क्या थी? एक साजिश थी। इसने सिराजुद्दौला को भेजा कि आप युद्ध छोड़ के चले जाइए, आप कहीं जाके शरण ले लीजिए, हम अंग्रेज़ों से फिर से लड़ लेंगे। तो सिराजुद्दौला युद्ध छोड़ के भागा, और भागते भागते बीच रास्ते में मीर जाफ़र, जो इसका सेनापति था, इसी का ही लड़का होता है जिसका नाम होता है मीरान। मीरान सिराजुद्दौला को बीच रास्ते में मार देता है और सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है, और अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी जो सन 1757 में हुआ वो जीत गए। तो दोस्तों देखा, अपनों ने ही सिराजुद्दौला को हराया, अपने ही क्या निकले गद्दार। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गई होगी, और इसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज मीर जाफ़र को क्या गद्दी पर बैठा देंगे बंगाल की, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ और जिसका मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, इस समय में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हुई। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई सन 1756 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी ये कब हुई? सन 1756 में। ये दोस्तों अब मैं तब की बात बता रहा हूँ जब सिराजुद्दौला जिंदा है। ब्लैक होल ट्रेजेडी में दोस्तों क्या हुआ, ये एक कथाकथित कहानी है। इसमें क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला था उसने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, बिल्कुल ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें दोस्तों 123 अंग्रेज़ों की क्या हुई? दम घुटने से मृत्यु हो गई, और इसमें 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। तो दोस्तों मैं एक बार दोहरा दूं, ब्लैक होल ट्रेजेडी सन 1756 में हुई। ब्लैक होल ट्रेजेडी में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, उसने 146 अंग्रेज़ों को एक बिल्कुल ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिससे 123 अंग्रेज़ों की दम घुटने से मृत्यु हो गई, और इसमें 23 अंग्रेजी क्या बचे? जिंदा बचे। तो दोस्तों ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में हमें जिस व्यक्ति ने बताया, जिसने अपनी किताब में इसका जिक्र किया, उसका नाम था जॉर्ज हॉवेल। तो दोस्तों ये थी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कि सिराजुद्दौला के कार्यकाल के दौरान हुई। दोस्तों आज हमने बंगाल राज्य के बारे में पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी, और आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज संपूर्ण बंगाल पर अपना कब्जा करेंगे। उसमें बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होगा, जिसके बाद की अंग्रेज़ों के पास सारे दीवानी राइट्स आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।